नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद और आज फिर एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बातचीत हम लोग करने वाले हैं। और ये अहम मुद्दा है, हर बार हर जगह सियासी गलियारों में एक ही बात चल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाहर देश को वैक्सीन बेचकर ठीक नहीं किया, बाहर देश को वैक्सीन देकर ठीक नहीं किया। कितना ये ठीक था, कितना ये नहीं, इस पर मेरे साथ बात करने के लिए आज मौजूद हैं राजस्थान के राजनीतिक विश्लेषक और बहुत ही जबरदस्त राजनीति में पकड़ रखने वाले चंद्रराज सिंघवी जी, जिन्हें राजस्थान की राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है। चंद्रराज जी, मेरा सीधा सवाल आपसे है, क्या मोदी जी ने बाहर देशों को वैक्सीन देकर ठीक किया? उस वक्त मोदी जी को यह कल्पना नहीं थी कि सेकंड वेव ऐसी आएगी और वैक्सीन की इतनी जल्दी इतनी बड़ी जरूरत होगी। तब उन्होंने मानवता के दृष्टिकोण से भारत की प्रतिष्ठा भी विश्व में बढ़ाने के उद्देश्य से कोई भारत के नुकसान के लिए वैक्सीन नहीं भेजी थी या भारत को इसकी कमी होगी इसलिए नहीं भेजी थी। अंतरराष्ट्रीय विश्व में भारत को विश्व मित्र बनाने के उद्देश्य से भेजी थी। यह एक विश्व मित्रता का बीजारोपण किया था। आज उसका फल भी मिल रहा है। उस वक्त न भेजते तो अच्छा होता, मगर भेजना एक तरह का बीजारोपण था। उसकी फसल अब कट रही है। दुनिया के 16 देश भारत की मदद के लिए खुलकर सामने आ गए। एक एक वर्ल्ड का कॉरपोरेशन, एक एक राष्ट्र, ब्रिटेन, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, डेनमार्क, स्वीडन, सारे के सारे भारत की विविधता में खड़े हैं। ये उसकी प्रतिक्रिया है जो उन्होंने किया। हालांकि उस वक्त अगर ये कल्पना भी होती कि भारत में वैक्सीन की आवश्यकता होगी तो शायद मोदी जी ऐसा नहीं करते। अब जो हुआ देर आए दुरुस्त आए, अब इसका लाभ उठाना चाहिए। आज अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, कौन है विश्व की कौन सी बड़ी कंपनी है, अमेजन हो, ट्विटर हो, गूगल हो, सारे लोग भारत की आपदा में खड़े हैं। विश्व मैत्री के लिए बोए गए उस बीज की फसल अब भारत काटेगा, इसलिए इसकी ज्यादा आलोचना करने का लाभ नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि उस वक्त अगर वैक्सीन नहीं भेजते तो ज्यादा अच्छा होता, पर जब भेजी दी तो उसकी आलोचना करते उसका लाभ उठाओ। जो करना था वो कर दिया, उसकी प्रतिक्रिया लो, उस बीजारोपण की फसल काटो, पूरे वर्ल्ड को खड़ा कर दो हिंदुस्तान के साथ, तो घाटा पूर्ति होगी। जो होना था वो हो गया। अब उसकी प्रतिक्रिया में जो लाभ उठाना है वो उठाना चाहिए और उसमें मोदी जी पीछे नहीं है। हर विश्व की कंट्री मोदी जी को मदद करना चाहती है और कर रही है। एक और बात जो हर जगह से सुनने में आ रही है, कई राजनीतिक लोगों का ये भी कहना है कि कोरोना का ये जो मैनेजमेंट है उसके बाद मोदी जी की ख्याति कम हो जाएगी, मोदी जी को शायद अगले चुनाव में भी इसका फर्क पड़े। आप एक राजनीतिक विश्लेषक की हैसियत से इस पर क्या सोचते हैं? देखिए, एक बात बताइए आप मेरे को, जब सीता का स्वयंवर हुआ तो सैकड़ों राजे महाराजे थे, बाणासुर भी था, रावण भी था, सारे थे और राम भी थे। सीता के बाद ऑप्शन था, उसने उनमें से राम के गले में वरमाला डाल दी। मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, मोदी जी के कटु आलोचकों से पूछ रहा हूं, ये तो बताओ ऑल्टरनेटिव कौन है? क्या मोदी से ज्यादा लोकप्रिय कोई व्यक्ति है? क्या मोदी से ज्यादा प्रभावशाली कोई व्यक्ति है? क्या मोदी से ज्यादा राजनीति करने वाला कोई व्यक्ति है? क्या मोदी से ज्यादा पॉपुलर पूरे हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति है? क्या कोई व्यक्ति है जो एक से ज्यादा प्रांत में पॉपुलर हो? जब कोई है ही नहीं तो प्रतिष्ठा करने बढ़ाने का प्रश्न तो कौन है? हाँ, कुछ अच्छे कामों की प्रशंसा नहीं हुई है तो एक आध गलत काम की आलोचना होगी। ये राजनीति में होता है। कोई भी राजनीति 100% अच्छे काम नहीं कर पाता, गलतियां हो जाती है, उसकी सजा भी मिलती है। लोकप्रियता एक मामले पर घटती है, दूसरे मामले पर बढ़ती भी है। इसलिए आज की तारीख में यह कहना कि मोदी जी की प्रतिष्ठा गिर गई, पर मुझे दूसरा आदमी लाओ जिसकी प्रतिष्ठा, प्रभाव, क्षेत्र, जनप्रियता, लोकप्रियता और विस्तार मोदी से ज्यादा हो, तब तो अल्टरनेटिव आएगा। अब आप कांग्रेस को ले लीजिए, आप क्या राहुल गांधी को आप राष्ट्रीय स्तर के ऊपर प्रोजेक्ट करने के लायक हो? क्या आप प्रियंका को कर सकते हो? क्या यूपी के अखिलेश को कर सकते हो? क्या आप दीदी को कर सकते हो? बंगाल की शेरनी को कर सकते हो? क्या आप स्टालिन को कर सकते हो? आप कर किसको सकते हो?
कोई आदमी एक प्रांत के क्षेत्र के बाहर तो है ही नहीं, और जो राष्ट्र का नेता बनेगा वो राष्ट्रीय नेता होना चाहिए। कांग्रेस किसी और को स्वीकार करने को तैयार नहीं, कोई पार्टी किसी को स्वीकार करने को तैयार नहीं। इसलिए बीजेपी में हो सकता है मोदी की लोकप्रियता घटे, मैं इस पर तर्क नहीं करता, पर ही इज नॉट ऑप्शन, ही इज कंपल्सन। ऑप्शन हो तो आप भी तय करता है कुछ, पर जब कंपल्सन हो तो क्या करोगे आप? मोदी हिंदुकुश पहाड़ की ऊंचाई से लेकर के दक्षिण तक पॉपुलर है, आसाम में ले गया, उत्तराखंड उसका हो गया, उत्तर प्रदेश में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, बेंगलोर में है, राजस्थान, कहां नहीं है। मैं खुद चाहता हूं कि इन सभी विपक्षी पार्टियों को जो मोदी की आलोचना करते हैं, जल्दी से जल्दी एक दो आदमी ऐसे लाने चाहिए जो मोदी के समकक्ष खड़े होने की क्षमता रखते हो। अब ये तो ऐसी स्थिति है कि किसी स्वयंवर में एक ही दूल्हा आया तो जो राजरानी है उसी को माला पहनाएगी, दूसरा दूल्हा तो लाओ, दूसरा कैपेबल आदमी लाओ, इससे बेटर लाओ, देश का भला जो कर सके उसको लाओ। अब एक मोदी जी की गलती होगी तो हो गई। अब मैं आपसे बताऊं, मैं किसी का कितना भी आलोचक हूं, पर कोई आदमी जब अच्छा काम करता है तो मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। इस बार राजस्थान ने इंपोर्ट करने का जो फैसला किया है, आई कॉम्प्लीमेंट अशोक गहलोत, इट्स अ गुड डिसीजन। पर मैं राय दूंगा कि स्पुतनिक को मंगाओ, स्पुतनिक ही मंगाओ, ताकि एक डोज में काम चल जाए। अब ये उनकी मर्जी है, वर्ल्ड वाइड टेंडर भी होंगे, सब होंगे, टेंडर के बाद में ऑर्डर दिए जाएंगे, किसको मिलेगा क्या मिलेगा, तो लोग आलोचना भी करेंगे, लोग इसकी प्रशंसा पर, जो अच्छा काम तो अच्छा काम है। मैं इतना कट्टर विरोधी होते जब ये मानने को तैयार हूं कि अच्छा काम करने वाला कोई भी हो, विरोधी भी हो, तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। मोदी ने जो अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा देश की बनाई है, मोदी जो विश्व नेता बना है, मोदी जो विश्व गुरु बनने चला था, मुझे तो ऐसा आदमी तो लाओ। इसलिए मैं मोदी का प्रशंसक वो नहीं हूं, आलोचक भी नहीं हूं। मैं आलोचना करने वालों से कहता हूं, आलोचना करने से पहले बेटर ऑल्टरनेटिव दो, अच्छा ऑल्टरनेटिव दो। लेकिन सवाल ये है, अगर आप राजस्थान की बात कर रहे हैं तो इंपोर्ट पॉलिसी तो बना दी, कैबिनेट में डिसीजन तो हो गया, लेकिन जमीन पर अगर आज आकर देखें तो चिकित्सा मंत्री कहते हैं वैक्सीन तो खत्म हो चुकी है, वैक्सीन तो है ही नहीं। एक बात बता, तो इसकी आलोचना करो। अगर चिकित्सा मंत्री ये कह रहा है तो इसकी आलोचना करो, लेकिन अगर लाने का प्रस्ताव है तो उसकी प्रशंसा भी करो। कोई भी आदमी, मैं पहले ही कहता हूं, कोई भी सरकार, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी निगम, कोई भी बोर्ड सारे काम अच्छे नहीं करता। जो अच्छा किया उसकी प्रशंसा, मुझे को बड़ी खुशी होती है अगर विपक्ष इस बात की प्रशंसा करता कि मोदी के संबंधों के कारण पूरा विश्व आज भारत के साथ खड़ा है। किसी ने कही ये बात, ये तो कह दिया भी वैक्सीन भेजना गलत था, हमने भी कहा यस आई एग्री विद यू, लेकिन ये किसी ने नहीं कहा कि इसके कारण पूरा विश्व का मित्र समाज हमारा हो गया, पूरा वर्ल्ड हमारे साथ खड़ा है। आज चाइना पिछड़ गया, पाकिस्तान पिछड़ गया, भारत सबसे अग्रणी है, विश्व के राष्ट्र में सबसे लोकप्रिय तो भारत है, और भारत का नेतृत्व नरेंद्र मोदी करता है। उसके इस बात की प्रशंसा भी करो, गलत काम की आप आलोचना करो। मोदी जी को बंगाल में चुनाव नहीं करवाना चाहिए था, ये लोगों ने कहा, मैंने भी कहा ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मजबूरियां होगी। फिर लोगों ने कहा कि मोदी जी को मीटिंगें नहीं करनी थी, मैंने कहा ये भी ठीक है, पर मैंने चुनाव के पहले आप ही के चैनल पे कहा था कि भाजपा 100 का आंकड़ा पार नहीं करेगी, मगर फिर भी उसकी जीत होगी। कांग्रेस एक सीट भी नहीं लाई। अब आप कह दो मोदी ने बोला कि अपनी पार्टी के हिसाब से किया, कुछ अच्छा पार्ट था कि लोकतंत्र की रक्षा की, कुछ बुरा पार्ट था कि जुलूस वगैरह पर प्रतिबंध नहीं लगाए। और जब राहुल गांधी ने पहला प्रतिबंध लगाया तो मैंने प्रशंसा की कि राहुल गांधी का निर्णय उचित है। मैं कहता हूं हर आदमी के प्रति जब आप उसका बारे में जांच करते हो, बोलते हो, उसका अनुवाद करते हो, उसका मूल्यांकन करते हो, उसकी आप सब प्रकार से अच्छे बुरे की विवेचना करते हो, तो वन साइडेड नहीं होना चाहिए। देश के सारे राजनेताओं, मैं तुमसे कहता हूं अगले चुनाव की बात करते हो, जब तक तुम अल्टरनेटिव लाओगे ही नहीं, मोदी ही रहेगा और मोदी ही जीतेगा। बंगाल में मैंने कहा था मोदी 100 का आंकड़ा पार नहीं करेगा, तब बीजेपी के 2 वरिष्ठ नेताओं ने फोन की कि हम तो सरकार बना रहे हैं, मैं कुछ सपने में बना रहे हो, आप 100 का आंकड़ा पार नहीं करो। मैं गलत नहीं था, हालांकि वो मेरे मित्र थे, उनको लगा कि मैं कटु बात, क्या कटु नहीं थी, सत्य थी, और सत्य हमेशा कटु होता है। सत्य कर्णप्रिय हो वो जरूरी नहीं है, सत्य कटु भी हो वो भी जरूरी नहीं है, सत्य सत्य ही होना चाहिए, ये जरूर।
जाहिर सी बात है, आपकी राजनीतिक भविष्यवाणी हमेशा सच होती आई है, एग्जिट पोल से ज्यादा सच होती आई है, ये हम लगातार देखते रहे हैं। लेकिन चंद्रराज जी, जो वैक्सीन पॉलिटिक्स विपक्ष कर रहा है, एक तरफ तो कांग्रेस शासित जो राज्य है वहां के चीफ मिनिस्टर्स ये मांग करते हैं कि हमें पूरा अधिकार दे दिया जाए, हम खरीद फरोख्त करेंगे वैक्सीन की। दूसरी तरफ सोनिया गांधी चिट्ठी लिखती है कि पूरे भारत को फ्री वैक्सीन देनी चाहिए सत्ता पक्ष को। आखिर विपक्ष का कोई एक स्टैंड है भी कि नहीं है? नहीं, विपक्ष का सोनिया गांधी का यह चिट्ठी लिखना मानवता और राष्ट्र के नागरिकों के हित में अच्छा प्रस्ताव। 40,000 करोड़ रुपए का कुल खर्चा बढ़ता है। भैया आप पता लगा लो, इतना तो चार हाउसेज का एक साल का प्रॉफिट है। आपकी जीएसटी 1,40,000 करोड़ की साल का कलेक्शन है। एक साल दे दो ना उसका 20-30%, क्या फर्क पड़ जाएगा। मैं बिल्कुल इस बात का पक्ष हूं कि वैक्सीन तो फ्री कर ही देनी चाहिए, इसके लिए पैसे को हाड़े नहीं आना चाहिए। पर इससे ज्यादा जरूरी है कि वैक्सीन होनी चाहिए। जब वैक्सीन है ही नहीं तो फ्री क्या करोगे। ये इस प्रस्ताव को जो भी करता है, मैं राजस्थान सरकार ने भी अच्छा प्रस्ताव लिया कि वैक्सीन फ्री की है, आई अप्रिशिएट दिस स्टेप। अब सवाल है कि उनके इस प्रस्ताव जो होता क्या है, वैक्सीन होनी चाहिए। पहला मुद्दा यह है कि वैक्सीन होनी चाहिए, दूसरा वैक्सीन मिलनी चाहिए, तीसरा वैक्सीन जगह जगह पहुंचनी चाहिए, उसके बाद जनता को लगनी चाहिए। पैसा सेकेंडरी है, पैसा कोई महत्वपूर्ण नहीं है। अकेले जोधपुर के भामाशाह ने कितना पैसा दे दिया 2 दिन के अंदर, आप पता लगा लो। तो पैसा देने वाले बहुत हैं और बहुत बड़े बड़े जैन समाज जैसे संस्थाएं हैं। मैं कहता हूं अगर हमारे 2 जैन गुरु पूरे जैन समाज से अपील कर दें कि भाइयों आज देश को संकट है, आप 40,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करके दो, तो केवल जैन समाज के 200 आदमी मिलकर इतना पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। फिर जैन अकेला नहीं है, बहुत पंजाबियों के पास पैसा है, बहुत पारसियों के पास पैसा है, बहुत गुजरातियों के पास पैसा है, बहुत पटेलों के पास पैसा है। पैसे की कमी नहीं है। इसलिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना या स्टेट गवर्नमेंट का कहना कि पैसे की कमी है, इसको मैं रिजेक्ट करता हूं। इस देश में अगर पैसे की कमी है तो डूब मरने की बात है हमारे लिए। 3 लाख क्योंकि यहाँ एक बढ़िया एक हाउस साल का देश का अपना सालाना बजट है, तो तुम्हारा कैसे पैसे की कमी हो सकती है? 30 लाख करोड़ रुपए देश का अपना सालाना बजट है, तो पैसे की कमी तो दूर दूर तक बात ही नहीं है। 30,000 करोड़ रुपए टोटल खर्च है वैक्सीन पर, लेकिन कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग की कमी बताई जा रही है, प्रोडक्शन की कमी बताई जा रही है। पिछले कुछ दिनों पहले राजस्थान सरकार ने 1,70,000 करोड़ की सोलर एनर्जी के इन्वेस्टमेंट की अनुमति दी है। 40,000 करोड़ इस देश के लिए क्या है? अडानी की सालाना इनकम क्या है? अंबानी की सालाना इनकम क्या है? 600 करोड़ का बंगला खरीद लेते हैं ये लोग। इन पर डालो ना बजट, बिग हाउसेज, 100 बिग हाउसेज पर डालिए आप, क्या आपको देना पड़ेगा पैसा। कमाया भी देश से है, देश को दीजिए, इसमें क्या बुराई है। यहाँ के एक साधारण करण सिंह उच्चारा ने 50 लाख दे दिए, बद्री जाकर ने 50 लाख दे दिए। क्या इस देश के अंदर ऐसे 1,000 आदमी नहीं है? बहुत लोग है। पैसा कलेक्ट करो। अगर राम मंदिर के लिए 1,000-1,500 करोड़ इकट्ठा किया जा सकता है, तो कोविड के लिए 30-40,000 करोड़ सरकार और जनता मिलकर दे, ये बड़ी बात नहीं है। कोविड को तो फ्री कर ही देना चाहिए। तो फ्री करने से ज्यादा जरूरी अवेलेबल करना चाहिए। अब हो गए वर्ल्ड टेंडर वेंडर होते रहते हैं, इमरजेंसी टेंडर को नहीं देखती है। मैं ऐसे ऐसे केस जानता हूं जहां सिंगल टेंडर के ऊपर 20 करोड़ के ऑर्डर राजस्थान सरकार दे रही है। आप कुछ नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते आप, लोग इमरजेंसी बता देते हैं। जब सरकार इमरजेंसी पर अपना फैसला बदल सकती है, वीटो पावर लगा सकती है, तो पैसा लाने में क्या प्रॉब्लम? मैं तो कहता हूं इतने बड़े घराने हमारे यहाँ है, वर्ल्ड के पहले 100 घरानों में भी हमारे 5-10 के नाम है, पैसे की कमी नहीं है। आप खाली जीएसटी का 10% जोड़ दीजिए एक साल का, 1,40,000 महीने का तो कलेक्शन है पिछले महीने का जीएसटी का। आप उसी में से निकालिए ना 2%, 5% निकाल दो हर महीने, तो 40,000 करोड़ इकट्ठा हो जाएगा। तो पैसे का बहाना बनाइए मत, सरकार अपनी योग्यता प्रमाणित। मोदी जी वीटो लगा दें कि नहीं, मैं वैक्सीन फ्री दूंगा इस देश को। 135 करोड़ डोज की क्या कीमत है, आप हिसाब लगा लो। 700 के हिसाब से भी लगाओगे तो भी कोई ज्यादा नहीं है, 300 के हिसाब से लगाओगे तो 40,000 करोड़ होगी, 150 के हिसाब से आप कम रेट करके लगाओगे तो 40,000 करोड़ भी नहीं होगी। इसलिए पैसे का बहाना करके जनता को मारो मत, जनता के लिए खजाना खाली कर दो। कोई बजट घटा दो, सिवाय सेना के।
सैनिक क्षेत्र सुरक्षा के बजट के अलावा हर बजट में कम करूं। आज सुबह मेरे पास में एक छोटी सी नगर पालिका के चेयरमैन का फोन आया, मुझे बोला था हमारी नगर पालिका में हमारे पास में कुछ पैसा है जो हम खर्च करते हैं, डेकोरेशन ये वो तब पब्लिश हम सब खत्म करना चाहते हैं और 40 लाख रुपए का ऑक्सीजन प्लांट है। मैंने कहा धन्य हो तुम, एक नगर पालिका एक ऑक्सीजन प्लांट लगा सकती। पैसे की कमी नहीं है, भावना की कमी है। और मोदी जी, मैं नहीं जानता कि आपको कौन रोक रहा है। आप सर्वशक्तिमान देश के प्रधानमंत्री हो, आपको कोई चुनौती नहीं है। खड़े होकर के, जैसे आपने एक दिन कहा था मैं रात को 12 बजे घोषणा करता हूं 1000 का नोट अब नहीं चलेगा, ऐसे खड़े होकर के कह दीजिए मैं नरेंद्र मोदी ये घोषणा करता हूं देश के हर नागरिक को वैक्सीन मुफ्त मिलेगी, उसके घर जाके लगेगी। इसके लिए जो करना पड़ेगा देश करेगा, देश की जनता करेगी। तो जो आपकी छवि में थोड़ा बहुत डाउनफॉल है वो बैलेंस हो जाएगा। करना तो पड़ेगा आपको करना पड़ेगा। प्रांत के मुख्यमंत्रियों में जिन्होंने किया उनको लाभ मिलेगा और करना भी चाहिए। और धन और पैसे की बात करना तो बहुत गलत है। ये मारवाड़ियों का देश है, गुजरातियों का देश है, पंजाबियों का देश है। इसलिए पैसे की बात करना मूर्खता है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये थे हमारे साथ चंद्रराज सिंघवी जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि पैसे की कमी कहीं दूर दूर तक नहीं है और पैसे की कमी की बात भी नहीं होनी चाहिए। जिस तरह नोटबंदी में मोदी जी ने रात को 8 बजे खड़े होकर कह दिया कि आज से बंद है सारे नोट, वैसे ही वापस से करना चाहिए। तो ये कहना था चंद्रराज सिंघवी का, जो वाकई बहुत बड़ी बात कह गए और उन्होंने साफ साफ इस बात को कह दिया है कि मोदी को अगर अपनी छवि सुधारनी है तो ये तो करना ही होगा। आप सभी का राजस्थान संवाद देखते रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।